मतलब सुसाइड करने वाले व्यक्ति के कई बार एक दिन पहले तक या 2 घंटे पहले तक पता नहीं चलता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर आत्महत्या थर्ड लीडिंग कॉज है 15 से 29 साल के लोगों के अंदर मौत का। और आत्महत्या के बारे में समझना यह आवश्यक है कि सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। कैसे प्रिवेंट होगा? फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं समझ पाते हैं उसको? जैसा आपने कहा कि 40% यंगस्टर्स आपके पास आते हैं, तो ये यंगस्टर्स पर क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है? और आजकल की जो यंग जनरेशन है बहुत वीक है, इमोशन फेलियर हैंडल नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? हर जनरेशन की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं, तो ये कहना कि आज की ज्यादा वीक है या पहले की ज्यादा वीक है शायद उतना सही नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि सुसाइड का रेट हमारे समाज में बढ़ा है, क्योंकि शायद लाइफ इज प्रेशियस ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में कम हुआ है। शायद पहले लोग अपनी समस्याओं को, उसका समाधान निकालने की या उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, और आजकल जो यंग जनरेशन है उसने सुसाइड को एक एस्केप रूट बनाने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से तकलीफ आ रही है। अगर हम सुसाइड रेट की बात करें तो साल 2018 के अंदर 1,34,000 के आसपास लोगों ने इंडिया में सुसाइड, 2019 में 1,39,000, फिर कोविड के बाद इसमें काफी जंप देखा गया। तो 2020 में जो आंकड़ा पहुंचा वो पहुंचा 1,53,000, 2021 में 1,64,000, और 2022 का जो लेटेस्ट आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दिया है उसके अंदर 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किया। तो अगर हम देखें पिछले 5 साल में करीब करीब सुसाइड से मरने वाले लोगों की संख्या 30,000 के आसपास बढ़ चुकी है, जो कि काफी चिंताजनक है। और इनमें भी ज्यादातर जो है यंगस्टर्स हैं। 15 से 29 साल के व्यक्तियों की मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। एक्सीडेंट भी एक कारण है, कुछ और बीमारियां भी एक कारण है, पर आत्महत्या थर्ड लीडिंग कॉज है 15 से 29 साल के लोगों के अंदर मौत का। और आत्महत्या के बारे में समझना यह आवश्यक है कि सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। तो ये कैसे प्रिवेंट होगा? फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं समझ पाते हैं उसको, सिम्टम्स को? सुसाइड इज एंड रिजल्ट ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। और हमारे समाज में एक तो शायद हेल्थ को इम्पोर्टेंस कम है, उसके बाद मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है। वो इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा कम है कि जब कोई बच्चा ये बता रहा है घर वालों को कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं उदास रह रहा हूँ, मुझे ले जाओ साइकाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, तब भी घर वाले उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तुम काम नहीं करना चाहते, तुम इसका ऐसा कर रहे हो। तो जो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है, जब उसे ये सुनना पड़ता है कि तुम काम नहीं करना चाहते, इसका तुम ऐसा कर रहे हो, तो उसे और पीड़ा होती है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मेरा जीवन योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और वो एस्केप रूट ढूंढने। तो हर परिवार की ये जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की या हर दोस्त की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मेरे को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे ये परेशानी है, मुझे मानसिक तौर पे मैं परेशान हूं, तो उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उसको उचित सलाह और आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार दिलाया जाना चाहिए। इस संबंध में 2 चीजें और बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक हेल्पलाइन चालू की है, टेलीमानस। ठीक है, टेलीमानस हेल्पलाइन का नंबर है 14416। 14416। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है किसी भी समय, 24/7 ओपन हेल्पलाइन है, और अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को बता सकता है, क्योंकि वहां पे ट्रेन्ड काउंसलर्स बैठे हैं उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, उसका समाधान देने के लिए। तो वो उनकी प्रॉब्लम को समाधान करने की कोशिश करेंगे। और जो टेलीमानस को उन्होंने लिंक किया है कि हर जिले में मध्य प्रदेश के अंदर मन कक्ष स्थापित किए गए हैं, जहां पे साइकियाट्रिस्ट या ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं और मेंटल इलनेसेस का इलाज कर रहे हैं। तो जो टेलीमानस है उसका संपर्क है, मतलब वो गाइड कर देते हैं आगे कि आप या तो बनकक्ष में जा सकते हैं, या जैसे हमारे मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल, उसका भी लिंकेज है। तो मानसिक स्वास्थ्य की संस्थाओं के साथ उनका लिंकेज है कि भाई, जैसे मान लीजिए उसने कोई परेशानी बताई पेशेंट ने, और टेलीमानस के जो काउंसलर ने सलाह दी, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि भाई नहीं, ये अभी और इसे आवश्यकता है ट्रीटमेंट की, तो वो उसे गाइड कर सकते हैं। टेलीमानस के अलावा एक और जो नई चीज आई है वो मध्य प्रदेश में नई आई है। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा एक मोबाइल बेस्ड ऐप
का निर्माण किया गया है, जिसके निर्माण के अंदर मैं भी था, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ और लोग थे, एनएचएम के लोग थे, कुछ बाहर के, मध्य प्रदेश के बाहर के प्रोफेशनल्स थे, एम्स भोपाल के साइकाट्रिस्ट थे। तो हम सब ने मिलके एक ऐप तैयार किया है, मनहित। मनहित ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और ये सेल्फ असेसमेंट के टूल्स हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए मैंने ऐप डाउनलोड किया, मैं सेल्फ असेसमेंट के कॉलम में गया, उसमें दो तरह के टूल्स हैं। 18 साल से ऊपर है तो आप एक क्वेश्चनर पे जा सकते हैं, 18 साल से नीचे है तो दूसरे पे जा सकते हैं। तो वो आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको सेल्फ असेसमेंट का एक टूल है। सेल्फ एसेस करके हम जान सकते हैं। हाँ, जैसे उसमें क्वेश्चन भर आते जाएंगे और जो व्यक्ति है जो अपना असेसमेंट करवाना चाहता है वो उसका आंसर भरता जाएगा और फिर उसमें उसे ये बताया जाएगा कि आपका स्कोर सामान्य से कम है, सामान्य से अधिक है और क्या आपको मदद की आवश्यकता है। मनहित का भी उन्होंने लिंक, उन्होंने सारे एड्रेसेस मेडिकल कॉलेजेस के और मनकक्ष के उन्होंने दे रखे हैं। तो ये दो नई चीजें जो हैं, क्योंकि साइकाट्रिस्ट की शॉर्टेज है देश में, साइकाट्रिस्ट की शॉर्टेज है तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार व्यक्ति साइकाट्रिस्ट तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये दो ऐप मनहित और जो टेलीमानस है वो हमें मदद कर सकते हैं समाज के अंदर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने में भी, क्योंकि मनहित के अंदर अवेयरनेस मटेरियल भी काफी है, वीडियोस भी है, अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी है, मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी है, नशा मुक्ति के बारे में जानकारी है, तो इन सब की जानकारी है। तो अगर मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति ये दो ऐप मतलब टेलीमानस और मनहित को अपने मोबाइल नंबर पे सेव, टेलीमानस का नंबर सेव कर ले और मनहित को इंस्टॉल करके सेल्फ असेसमेंट कर ले खुद का भी, और अगर उसके कोई निकट व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि भाई मेरा मन अच्छा नहीं है, तो हम बहुत मदद कर पाएंगे समाज की। सर ये बहुत ही अच्छा, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। अगर हम डर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर को बताने से, तो हम इसके थ्रू काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात ये, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो पेरेंट्स से सीधा बोलता है कि मेरा मन उदास है, तो शायद पेरेंट्स इतना सीरियसली लेते। अगर वो ये कहता है कि भाई मेरा मन उदास है, मुझे पता चला कि ये ऐप है जिसके अंदर मैं अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता हूँ और सेल्फ असेसमेंट के बाद मेरा ये स्कोर आया है और ये स्कोर मुझे कह रहा है कि अब तुम जाके मिलो, तो पेरेंट्स भी ज्यादा बेहतर तरीके से कन्विंस हो पाएंगे। मतलब सुसाइड करने वाले व्यक्ति के कई बार एक दिन पहले तक, क्या 2 घंटे पहले तक पता नहीं चलता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा होता है। वो अगर कहीं वार्निंग साइंस दे भी रहा होता है कि उसके मन में कोई पीड़ा है, वो सुसाइड कर सकता है, तब भी घर वाले उन वार्निंग साइंस को समझने और पहचानने में सक्षम नहीं है। तो दूसरी चीज ये है कि एज अ सोसाइटी हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि सुसाइड के क्या वार्निंग साइंस है, क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं अगर कोई पेशेंट ऐसा कर रहा है या कोई व्यक्ति कर रहा है या उसके बिहेवियर में ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए कि भाई इस आदमी में सुसाइडल रिस्क है। सर कैसे पहचाने कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स? जो सुसाइड वाले लोग होते हैं वो आमतौर पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होते हैं, तो उनके व्यवहार में कई बार ऐसी चीजें नजर आती हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। कई बार वो ऐसा व्यवहार शो कर रहे होते हैं कि वो समाज से या सोसाइटी से कटे हुए रह सकते हैं। जो आदमी पहले अपने फ्रेंड से मिल रहा तो एकदम से उदास रहने लगा है, गुमसुम रहने लगा है, तो वो भी एक अलर्ट साइन है। उसके अलावा बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है वो भी कई बार इंडिकेशन करता है कि कई बार इंसान ऐसा व्यवहार कर रहा होता है कि भाई वो जाके किसी को थैंक यू बोल रहा होता है कि भाई थैंक यू आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आउट ऑफ द ब्लू। मतलब वो उस पर वो ये हो रहा होता है कि वो इस बात की प्लानिंग कर रहा होता है कि मरने से पहले मुझे ये काम पूरे करने थे और इसमें ये भी था कि भाई इस आदमी ने मेरे लिए कुछ भला किया था, मैं उसे थैंक यू बोल के जाऊं मरने से पहले। तो कई बार जो मरने से पहले की प्लानिंग है कि कई इंसान की विश लिस्ट होती है कि मरने से पहले मैं ये करके जाऊं, वो वाले काम पूरे कर रहा होता है। या मरने के बाद क्या मुझे किसी को देना है, क्या मुझे किसी के लिए करना है, वो काम कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कोई वसीयत बना रहा होता है, कई बार कोई स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि भाई ये मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने इस चीज के अच्छे नोट्स बना रखे थे, मैं है ना मरने से पहले इसे दे जाता हूँ। वो अपने गर्लफ्रेंड को या वाइफ को ये कह रहा होता है कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो तुम ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, अगर मुझे कुछ हो जाए। कोई भी व्यक्ति अगर ये विचार व्यक्त करता है कि उसे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो वो वार्निंग साइन है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं बताता हूँ, अभी भास्कर में 3-4 दिन पहले की खबर थी कि एक कोई सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था इंदौर मेडिकल कॉलेज का, उसकी डेथ हो गई सुसाइड से। वो अजीब सी चीजों से परेशान था कि जैसे वो अपने रूममेट से परेशान था कि वो किसी धर्म विशेष की बातें कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि कोई जस्टिफाइबल कारण है सुसाइड का। मेरा मानना यह है कि कोई भी कारण सुसाइड के लिए जस्टिफाइबल नहीं है। हर प्रॉब्लम जो है जीवन की वो टेम्परेरी है, और सुसाइड करके हम उस जीवन को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अगर टेम्परेरी है तो उसका सॉल्यूशन थोड़े समय बाद, अभी अगर दिखाई नहीं भी दे तो थोड़े समय बाद मिल ही जाता है। तो उसके केस में क्या हुआ कि उसने जैसे अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप चैट किया, तो उसमें भी आ रहा है लिखा हुआ कहीं ना कहीं कि भाई मेरे को मरने की इच्छा कर रही है। उसे मरने के, जैसे इंदौर के अंदर उसे लगा ज्यादा मरने की इच्छा कर रही है, तो वो बचने के लिए, उस विचार से बचने के लिए उज्जैन चला गया। उसकी मदर के स्टेटमेंट ऐसे मैंने अखबार में पढ़े, और उसने कहा कि मैंने जब उसे गले लगाने की कोशिश की तो वो पीछे हट गया। तो ये तो घर वालों को समझ आया कि मानसिक रूप से परेशान है, पर क्योंकि समाज में जागरूकता का अभाव है तो वो ये नहीं कैच कर पाए कि भाई इस आदमी की परेशानी का हमें करना क्या है। उन्होंने अपने लेवल पे समझाने की कोशिश की होगी एज अ पेरेंट, पर मुझे लगता है कि शायद उसे प्रोफेशनल की आवश्यकता थी उस समय। अगर मिल पाता तो शायद हम जीवन बचा पाते। सर वो तो एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक नॉर्मल इंसान नहीं जा पा रहा, वो मेडिकल का स्टूडेंट था, वो तो जा सकता था इजी। विडंबना है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कि कोई इंसान अगर मानसिक रूप से परेशान भी है तो वो मदद लेने से कतराता है, उसे लगता है मैं खुद हैंडल कर लूंगा। दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी, उसे एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता कि उसे मानसिक रूप से परेशानी है कई बार। फिर आता है डिनायल कि मुझे कैसे हो सकता है। फिर आती है अलग अलग धारणाएं कि भाई अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो शायद वो नींद की गोलियां दे देंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो वैसा करेंगे, है ना, क्या शायद हमें हमेशा गोली खानी पड़े। इनमें से कोई भी धारणा सत्य नहीं है, पर ये जो समाज में प्रचलित धारणाएं हैं, ये ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति में, उच्च शिक्षित लोगों में भी है। आपको जजेस से लेके, एडवोकेट से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, सब में अलग अलग तरह के मानसिक समस्याओं और मानसिक चिकित्सकों के बारे में जो गलत धारणा, मिथ्या धारणा है वो मिलेंगी, और इसको टैकल करना समाज के लिए मेजर चैलेंज है। अगर व्यक्ति का जीवन नहीं बच पा रहा है समय पर सहायता नहीं लेने की वजह से, तो इसमें नुकसान जो है वो समाज का है।